Hello everybody, welcome to Civil Steps. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of medieval history, जिसमें कि हम 1995 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मेडिवल हिस्ट्री से उन सभी को डिस्कस करते हैं हम इस लेक्चर सीरीज में। और आज हम अपना फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मुगल एम्पायर। सो अभी तक हमने इन 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है एंड टुडे वी आर गोना स्टार्ट द फोर्थ टॉपिक एंड एज यू कैन सी दैट अराउंड 28-29 क्वेश्चंस हैव केम फ्रॉम दिस टॉपिक। इसीलिए इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ द पार्ट 1 ऑफ मुगल एम्पायर। ऑलराइट, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे। So before starting, let me tell you that current affairs are also a very important part of UPSC prelims. इसी के लिए we provide you a lot of free initiatives और उसी सारे कंटेंट को रिवाइज करने के लिए we have also started a अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो कि हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट की है, जिसमें कि 10 फुल लेंथ टेस्ट है और ये डाउनलोडेबल भी है एज वेल एज प्रिंटेबल भी है और इससे हम आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करेंगे और जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन द बैच 1 एज यू कैन सी हियर। दैट्स वाई वी हैव स्टार्टेड द बैच 2 ऑफ अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये भी डाउनलोडेबल होंगे एज वेल एज प्रिंटेबल भी होंगे। इसमें भी वी विल प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यू कैन चूज बिटवीन बैच 1 एंड बैच 2। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस टाइम पर मुगल एम्पायर शुरू हुआ था उस टाइम पर इंडिया में और जो सेंट्रल एशिया था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया की जो डायनेस्टीज़ थी उससे भी इंडिया पर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। वहाँ के चेंजेस से इंडिया पर भी, जो इंडिया की डायनेस्टीज़ थी उन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। तो वहाँ की क्या सिचुएशन थी, इंडिया की क्या सिचुएशन थी, ये सारी सर्कमस्टेंसेस, ये सारा बैकग्राउंड आपको समझ आएगा, तभी जो है आप ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि किस तरीके से जो है मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई इंडिया में। तो अभी तक जो इससे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने विजयनगर और बहामनी किंगडम के बारे में डिस्कशन किया था। अब हम देखेंगे कि सेंट्रल और वेस्ट एशिया जो है वहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस कब, इन द 15th सेंचुरी। ऑलराइट, कब ये कैसे हुआ, लेकिन मैंने आपको जब मैंने आपको खिलजी और मंगोल्स के बारे में पढ़ाया था तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि 14th सेंचुरी में मंगोल एम्पायर का क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेशन हो गया था। उसके साथ साथ उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो तिमूर है उसने फिर से रीयूनिफाई किया, रीइंटीग्रेट किया मंगोल एम्पायर को। सो तिमूर यूनाइटेड ईरान एंड तुरान अंडर वन रूल वंस अगेन, बट व्हाट हैपेंड देन, तिमूर डाइड इन 1405 और उसका जो ग्रैंडसन था शाहरुख मिर्जा, ही वॉज एबल टू कीप इंटैक्ट अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। लेकिन जो तिमूरिड्स की पावर थी, जो तिमूर का एम्पायर था उसकी जो पावर थी, दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग रैपिडली व्हेन ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब तिमूरिड्स की पावर जो है डिक्लाइन होनी शुरू हो गई तो जो है और जो दो नए नए एलिमेंट्स थे उनको फ्रंट पे आने की अपॉर्चुनिटी मिल गई और इन्हीं सारे एलिमेंट्स में से 2 न्यू एलिमेंट्स केम टू द फोर फ्रंट। सो फ्रॉम द नॉर्थ अ मंगोल ट्राइब द उज़्बेक्स थ्रस्ट इनटू ट्रांसऑक्सियाना and further to the west a new dynasty, the Safavid dynasty, began to dominate Iran। तो 2 कौन से न्यू एलिमेंट्स जो हैं वो आए फोर फ्रंट में, एक तो नॉर्थ में थे मंगोल ट्राइब उज़्बेक्स और एक न्यू डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई सफाविड डायनेस्टी दैट बिगिन टू डोमिनेट ईरान एंड दे सपोर्टेड द शियाइट सेक्ट अमंग द मुस्लिम्स एंड उज़्बेक्स ऑन द अदर हैंड वर सुन्नीस। तो एक जो डायनेस्टी थी वन वॉज शियाइट एंड अदर वॉज सुन्नी। तो इस तरीके से जो उनके रिलीजन और उनकी जो सेक्ट थी उसमें डिफरेंसेस की वजह से जो है उनमें कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। लेकिन फर्दर टू द वेस्ट ऑफ ईरान द पावर ऑफ द ऑटोमन टर्क्स वाज ग्रोइंग। ठीक है, तो इस टाइम पर जो है 3 माइटी एम्पायर्स थे। फर्स्ट वॉज ऑफ उज़्बेक्स, सेकेंड वॉज ऑफ सफाविड डायनेस्टी एंड थर्ड वॉज ऑफ ऑटोमन एम्पायर ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। ठीक है, इसी टाइम पर अब हम देखेंगे कि बाबर हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, उसका राइज कैसे हुआ। सो 1493 में व्हेन बाबर वॉज जस्ट
12 years age, so he succeeded to Fargana which is a small state in Transoxiana. उसके बाद बाबर ने सोचा to conquer the Samarkand, so he won the city twice, but थोड़े ही टाइम में he lost the city on both occasions. Why? क्योंकि जो सेकेंड टाइम में उज़्बेक चीफ था जिसका नाम था शैबानी खान, सो ही डिफीटेड बाबर एंड कॉन्कर्ड समरकंद, ठीक है, और सून ही ओवर इन द रेस्ट ऑफ द तिमूरिद किंगडम्स इन द एम्पायर, और इसकी वजह से बाबर को जो है काबुल की तरफ आना पड़ा. कब आया बाबर काबुल की तरफ? बाबर कॉन्कर्ड काबुल इन 1504. तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस टाइप की सर्कमस्टेंस थी उस टाइम पर. बाबर ने जो है समरकंद को कॉन्कर करने की सोचा, लेकिन एक उज़्बेक चीफ आ गया शैबानी खान नाम का, हु वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. ही डिफीटेड बाबर एंड ही कॉन्कर्ड समरकंद, और समरकंद के साथ साथ ही ऑल्सो ओवर द तिमूरिद किंगडम्स इन द एरिया. इसी वजह से बाबर को जो है काबुल की तरफ आना पड़ा, विच ही कॉन्कर्ड इन 1504. लेकिन 1510 की फेमस बैटल में क्या हुआ? देयर वाज अ शाह ऑफ ईरान जिसका नाम था शाह इस्माइल. ही डिफीटेड एंड किल्ड शैबानी खान. तो शैबानी खान हु वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग उज़्बेक फोर्स दैट वाज किल्ड बाय द शाह ऑफ ईरान. तो when Shaibani Khan was killed, Babur now made another attempt to recover Samarkand, और इस बार जो है उसने ईरानियन फोर्सेस की हेल्प भी ली, ठीक है. लेकिन जो ईरानियन जनरल्स थे वो बाबर को एज अ गवर्नर ऑफ ईरानियन प्रोविंस बनाना चाहते थे रेदर देन एन इंडिपेंडेंट प्रिंस, ठीक है. मीनवाइल उज़्बेक्स जो थे जिसको हरा दिया था शाह ऑफ ईरान ने, वो भी उन्होंने भी रिकवर कर लिया, और वंस अगेन दे आउस्टेड बाबर फ्रॉम समरकंद. तो इस टाइम भी बाबर जो है समरकंद को कॉन्कर नहीं कर पाया. तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स हुए यही रीज़न था. दीज डेवलपमेंट्स फाइनली फोर्स्ड बाबर टू लुक टुवर्ड्स इंडिया. सो काबुल को तो उसने ऑलरेडी कॉन्कर कर लिया था 1504 में. अब हम देखेंगे कि इंडिया में किस तरीके से कॉन्क्वेस्ट किया बाबर ने. So when Babur conquered over Kabul, he said that I had never ceased to think of the conquest of the Hindustan. तो वो हमेशा चाहता था when he was ruling over the Kabul कि वो हिंदुस्तान पे भी कॉन्कर करे. इसके रीजंस क्या थे? इसके दो रीजंस हैं. फर्स्ट तो यह है कि इंडिया वॉज वेरी वेल्थी, सो ही वॉज ल्योर्ड बाय द वेल्थ ऑफ द इंडिया, एज इंडिया वॉज द लैंड ऑफ गोल्ड एंड रिचेस. दूसरा क्या रीजन था कि जो काबुल वाला एरिया है वहाँ पर जो इनकम मिल पा रही थी बाबर को, दैट वॉज वेरी मीगर, यानी दैट वॉज वेरी स्मॉल. इसकी वजह से बाबर जो है ही वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड वेल फॉर हिज बैग्स एंड किन्समैन, ठीक है. तो ये दो रीजंस थे जिसकी वजह से बाबर जो है वो इंडिया को कॉन्कर करना चाहता था. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस टाइम पर बाबर ने इंडिया को कॉन्कर किया, एंट्री की इंडिया में, उस टाइम पर इंडिया की क्या सिचुएशन थी. क्योंकि अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो थी कि वर्ल्ड में क्या सिचुएशन थी, सेंट्रल एशिया में क्या सिचुएशन थी. अब हम जानेंगे कि जिस टाइम पर बाबर ने इंडिया में एंट्री ली उस टाइम पर इंडिया की क्या सिचुएशन थी. सो पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जिस टाइम पर बाबर ने एंट्री ली, तो उस टाइम पर उसकी एंट्री के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सूटेबल थी. इसका रीज़न क्या है कि जो लोधी डायनेस्टी है वो इंडिया में रूल कर रही थी उस टाइम पर. सो सिकंदर लोधी हु वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, ही हैड डाइड इन 1517, ठीक है. और उसकी जगह उसका सक्सेसर कौन आया? इब्राहिम लोधी, ठीक. एंड इब्राहिम लोधी जो था ही वॉन्ट टू क्रिएट अ लार्ज सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, जिसकी वजह से जो अफगान चीफ्स थे एज वेल एज जो राजपूत्स थे इंडिया में, दे ऑल वर अलार्म्ड कि इस तरीके से एक जो लोधी डायनेस्टी है वो अपना बहुत बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश ना कर ले. इसकी वजह से अफगान चीफ और राजपूत दोनों बहुत ही ज़्यादा यू कैन से सतर्क हो गए. और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वाज दी अफगान चीफ्स वाज दौलत खान लोधी. तो जो दौलत खान लोधी था उसने क्या किया, बाबर को इनवाइट किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इफ़ यू इन्वेड ओवर इब्राहिम लोधी. और दौलत खान लोधी के साथ साथ इब्राहिम लोधी का अंकल जो था हुज नेम वाज आलम खान. सो दौलत खान लोधी और आलम खान ने मिलके बाबर से रिक्वेस्ट की कि यू इन्वेड इंडिया और यू इन्वेड इब्राहिम लोधी एंड वी विल हेल्प यू इन दैट, ठीक है. वाई? बिकॉज दे वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय और रुइन द लोधी डायनेस्टी. तो इस वजह से ही 1518 से 19 के बीच बाबर कॉन्कर्ड द पावरफुल फोर्ट ऑफ भीरा. Then he sent messages to Daulat Khan and Ibrahim Lodi asking for the secession of the areas which had belonged to Turks. तो ये वाला जो एरिया था पहले टर्क्स के एरिया में बिलोंग करता था, इसलिए बाबर को ऐसा लगता था कि उसका हक है इस एरिया पे, तो इसीलिए उसने ये मैसेज भेजा. लेकिन दौलत खान जो है ही डिटेन्ड बाबर्स एनवॉय एट लाहौर ओनली,
और जब बाबर काबुल की तरफ लौटा इस एरिया को जीत के, तो दौलत खान ने जो भीरा पर अपना एजेंट बिठा के गया था बाबर, उसको भी एक्सपेल कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो दौलत खान लोधी था उसने डबल गेम खेला। फर्स्ट तो उसने इब्राहिम लोधी को रुइन करने के लिए बाबर को इन्वाइट किया, एंड व्हेन बाबर कॉन्कर्ड द एरिया ऑफ भीरा, और उसने मैसेज भेजा दौलत खान को कि हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो दौलत खान ने क्या किया, बाबर के ही एजेंट को एक्सपेल कर दिया। उसके बाद 1520 से 21 के बीच बाबर ने दोबारा से भीरा और सियालकोट का जो एरिया है, जिसको ट्विन गेटवेज टू हिंदुस्तान बोला जाता है, अगर हम इंडस वैली एरिया से देखें या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है इंडिया का, वहाँ से ट्विन गेटवेज किसको बोला जाता है, भीरा और सियालकोट को। तो इन दोनों रीजन्स को बाबर ने फिर से कॉन्कर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, एंड लाहौर ऑल्सो कैपिटुलेटेड टू हिम। लेकिन 1525 में दौलत खान ने फिर से बाबर के जो भी लोग थे सियालकोट को, उनको भगा दिया, आउस्ट कर दिया, एंड हु वाज मार्चिंग ऑन लाहौर। ठीक है, At Babar's approach, the army of Daulat Khan melted away, और थोड़े दिन बाद दौलत खान सबमिटेड एंड was pardoned। अब बात आती है कि इब्राहिम लोदी पे जो है बार बार बाबर was अटैकिंग, इसलिए कन्फ्लिक्ट इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच was inevitable। तो एक सबसे फिर बहुत ही डिसाइसिव बैटल जिसको माना जाता है, दैट was the battle of पानीपत, which happened between इब्राहिम लोदी, who was the ruler of Delhi at that time, and बाबर। कब हुई, ऑन 20th April 1526। सो बाबर प्रिपेयर्ड फॉर मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली, और इब्राहिम लोदी जो है वो पानीपत पर आके बाबर से मिला विद अ फोर्स एस्टिमेटेड एट अराउंड 1 लाख मैन एंड 1000 एलिफेंट्स। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि इब्राहिम लोदी की जो फोर्स थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी व्हेन वी कंपेयर इट टू बाबर। ठीक है, लेकिन बैटल रेज फॉर 2 और 3 आवर्स, और उसके बाद इब्राहिम लोदी वॉज फाइनली डिफीटेड। ठीक है, और बैटल ऑफ पानीपत को जो है वन ऑफ द डिसाइसिव बैटल्स माना जाता है इंडियन हिस्ट्री के। क्यों, इसके रीजंस क्या क्या हैं? फर्स्ट, इट ब्रोक द बैक ऑफ लोधी पावर। तो जो लोधी पावर उस टाइम पर दिल्ली पर रूल कर रही थी, इट ब्रोक द बैक ऑफ दैट पावर एंड ब्रॉट अंडर बाबर्स कंट्रोल द एंटायर एरिया अप टू दिल्ली एंड आगरा। दूसरे साथ साथ इब्राहिम लोधी ने आगरा में जो ट्रेजर स्टोर कर रखे थे उसको भी, बाबर जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहा था, मैंने आपको बताया था ही वॉज नॉट एबल टू पे प्रॉपरली हिज बैग्स और किन्समैन, तो वो जो उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी वो भी सॉल्व हो गई बाय द ट्रेजर स्टोर्ड बाय द इब्राहिम लोदी इन आगरा। साथ में जो रिच टेरिटरी थी जौनपुर की, दैट ऑल्सो ले ओपन टू बाबर। तो इस तरीके से ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से बैटल ऑफ पानीपत जो है उसको डिसाइसिव बैटल माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। यानी जो मुगल रूल है उसकी स्टार्टिंग जो है एक तरीके से बैटल ऑफ पानीपत से ही मान सकते हैं। सो इस एरिया पर बाबर ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन बाबर हैड टू फाइट 2 more battles, one against राणा सांगा ऑफ मेवाड़ and the other against the eastern Afghans before he could consolidate his hold onto this area। तो उसने लोधी डायनेस्टी को तो हरा दिया था, लेकिन इसके अलावा राजपूत रूलर्स और अफगान्स थे, वो भी जो है बाबर से उन्होंने लड़ाई की। सो क्योंकि वो भी इस एरिया पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाहते थे, सो इसलिए बाबर हैड टू फाइट विद देम। सो अब मैं आपको थोड़ा सा लोधी डायनेस्टी के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। सो लोधी डायनेस्टी जो है वो दैट वाज एन अफगान डायनेस्टी दैट रूल्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1451 टू 1526। और 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा के लोधी डायनेस्टी को एंड कर दिया। ठीक है, सो इट वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये किसने फाउंडेशन की थी इस डायनेस्टी की? दैट वाज फाउंडेड बाय बहलोल खान लोधी। और लोधी डायनेस्टी कब रूल में आई थी? तो सैयद डायनेस्टी को रिप्लेस करके जो है बहलोल खान लोधी ने एक न्यू डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी, विच वॉज लोधी डायनेस्टी। कब की थी? इन 1451। ठीक है, बहलोल खान लोधी के बाद आया सिकंदर लोधी। सो सिकंदर लोधी के बारे में अगर हम पढ़ें तो क्या क्या चीज़ें फेमस हैं कि ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504 एंड ही ऑल्सो बिल्ट मॉस्क्स एंड ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। तो यहाँ पर जो इनके बारे में मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो देर आर लाइक 10 चैप्टर्स, 10 लेक्चर्स में भी कवर नहीं हो पाएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही आई वॉन्ट टू डिस्कस विद यू। उसके बाद आया इब्राहिम लोधी। सो ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ सिकंदर
सिकंदर एंड ही वॉज द लास्ट लोधी सुल्तान ऑफ दिल्ली एज ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ पानीपत बाय बाबर. So this marked the end of the Lodi dynasty and the rise of the Mughal Empire in India led by Babur started. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोधी डायनेस्टी के साथ साथ बाबर हैड टू फॉट 2 more वॉर. सो फर्स्ट वॉज विद राणा सांगा. सो दिस बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ खानवा. सो बैटल ऑफ खानवा जो है किसके बीच लड़ी गई? राणा सांगा विद हसन खान मेवाती. और ये दोनों किसके अगेंस्ट थे? बाबर के अगेंस्ट. तो ये बैटल ऑफ खानवा कब हुई? मार्च 16, 1527 को. और इसका रीज़न क्या था कि जो बाबर है ही वांटेड टू एक्सटेंड हिज एम्पायर ओवर राजपूत वाला जो एरिया है उस एरिया पर. ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आया कि राणा सांगा वॉज डिफीटेड एंड बाबर्स पोजीशन इन दिल्ली आगरा रीजन वॉज सिक्योर्ड. He further strengthened his position further by conquering forts of ग्वालियर, धौलपुर एक्सेट्रा. तो ये सारे क्या हैं? ये रिजल्ट हैं इस बैटल ऑफ खानवा के कि इस बैटल के बाद दिल्ली और आगरा वाला रीजन जो है वहाँ पे बाबर की पोजीशन जो है वो सिक्योर हो गई और अपनी पोजीशन को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए उसने जो है ग्वालियर, धौलपुर वाले फोर्ट्स को भी कॉन्कर किया. उसके साथ साथ ही ऑल्सो एनेक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ अलवर फ्रॉम हसन खान मेवाती. ठीक है, हसन खान मेवाती जिसने राणा सांगा को सपोर्ट किया था इस बैटल में. ही ऑल्सो लेड कैंपेन अगेंस्ट मेदिनी राय ऑफ चंदेरी इन मालवा. तो ये सारे, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी ही है क्योंकि यूपीएससी जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछती है. देन उसके बाद अब हम देखेंगे कि बाबर जो है इंडिया में आया है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको मेंस में भी हेल्प कर सकता है एज वेल एज प्रीलिम्स में भी हेल्प कर सकता है. तो ये आपको थोड़ा केयरफुली पढ़ना है. सो काबुल और कांधार जो हैं दे बिकेम द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ एन एम्पायर कंप्राइजिंग नॉर्थ इंडिया. ठीक है, तो काबुल और कंधार जो हैं ये भी नॉर्थ इंडिया का जो एम्पायर था उसी का पार्ट बन गए बिकॉज बाबर ने जो है काबुल, कंधार इन सभी को कंक्वेस्ट को कॉन्कर कर रखा था. उसके साथ साथ ही ऑल्सो कॉन्कर नॉर्थ इंडिया. तो ये पूरा जो है एक एम्पायर बन गया एंड दिस स्ट्रेंथन्ड इंडियाज फॉरेन ट्रेड बिकॉज दीज two towns were the starting points for caravans meant for China in the east and Mediterranean seaports in the west. तो काबुल और कांधार जो थे दो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे जहाँ से फॉरेन ट्रेड का इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला. उसके साथ साथ नॉर्थ इंडिया में बाबर ने जो है लोधीज और राजपूत कॉन्फेडरेसी की जो पावर है उसको पूरी तरीके से स्मैश कर दिया था. तीसरा क्या है? बाबर इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू मोड ऑफ वारफेयर इन इंडिया. तो ऑल द गन पाउडर जो है दैट वॉज नोन इन इंडिया अर्लियर ऑल्सो बट बाबर शोड वॉट अ स्किल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिलरी एंड कैवलरी कुड अचीव. उसके साथ साथ न्यू मिलिट्री मेथड्स के साथ साथ उसका जो पर्सनल कंडक्ट था तो उससे क्या किया? ही री इस्टेब्लिश द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन विच हैड बीन इरोडेड सिंस फिरोज शाह तुगलक. सो दीज वर द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाबर्स एडवेंट इनटू इंडिया. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इससे जो आपकी एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की कि बाबर ने अटैक किया था इंडिया में, अपना रूल स्टैब्लिश किया तो उससे क्या हुआ, क्या सिग्निफिकेंस है. अगर हम एज अ हिस्ट्री होल हिस्ट्री में देखें तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. तो इस तरीके के क्वेश्चन से, टॉपिक से हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. दैट्स व्हाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद बाबर के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे ही वॉज डीपली लर्नड इन पर्शियन, अरेबिक एंड इज रिगार्डेड एज फेमस राइटर इन टर्किश लैंग्वेज. ठीक है, साथ में ही रोट इज ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी विच इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर. उसके साथ साथ और भी उसके वर्क्स हैं जैसे मसनवी एंड ही वॉज ऑल्सो अ कीन नेचुरलिस्ट एंड हैज़ डिस्क्राइब द फ्लोर एंड फॉन ऑफ इंडिया इन कंसिडरेबल डिटेल. सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट बाबर की रेन कैसी थी, क्या क्या उसका सिग्निफिकेंस था. अब हम देखेंगे यहाँ पर मैं आपको मैप शो करना चाहती हूँ कि कौन सा एरिया जो है वो बाबर ने कॉन्कर किया था. तो यहाँ पर जो हमें ब्राउन से दिख रहा है, ठीक है, दैट इज़ द एरिया विच बाबर कॉन्कर्ड. उसके बाद जो हमें लाइट पिंक से दिख रहा है दैट इज़ द एरिया ऑफ अकबर्स रेन. उसके साथ साथ इस सारे एरिया के साथ जो हमें लाइट यहाँ पे डॉट्स दिख रही हैं वाइट पर, वो एरिया जो है वो औरंगज़ेब की राइन का है. तो इस तरीके से किस तरीके से मुगल्स ने जो है धीरे धीरे अपने एरिया को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया, अपने एम्पायर को और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया इन होल इंडिया, वो यहाँ से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है. सो दिस मैप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनसीईआरटी में गिवन है ये वाला मैप. तो मैप टाइप क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टाइप के, अगर आप मैप पे ध्यान नहीं देंगे तो मैप बेस्ड क्वेश्चन को आप कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते. इसलिए मैप पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो एनसीईआरटीज़ में गिवन होते हैं. सो ये वाला मैप को आपको बहुत ध्यान से देखना है.
नाउ when Babur died in 1530, उसके बाद हुमायूं succeeded बाबर in December 1530 at the young age of 23. So जब हुमायूं ने आगरा के थ्रोन पर असेंड किया, so जो मुगल एम्पायर था दैट इंक्लूडेड काबुल एंड कांधार. ये अगेन फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिस टाइम पर हुमायूं ने जो है थ्रोन पर आया था हुमायूं, उस टाइम पर एम्पायर में काबुल और कांधार जो है शामिल थे या नहीं. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. वाइल देयर वाज लूज कंट्रोल ओवर बदख्शान बियॉन्ड दी हिंदू कुश माउंटेन्स. सो बदख्शान पे भी जो है हुमायूं का कंट्रोल था, बट दैट वाज अ लूज कंट्रोल. उसके साथ साथ काबुल और कांधार जो थे दैट वर अंडर द चार्ज ऑफ हुमायूंस यंगर ब्रदर कामरान. और एक इम्पॉर्टेंट अगर इंफॉर्मेशन देखें तो जो दिल्ली की सिटी है हुमायूं रीनेम्ड इट एज दीन पनाह. सो गाइज दिस वाज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हुमायूं. हम जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक एक भी क्वेश्चन हुमायूं से नहीं पूछा गया है इन द लास्ट 23 ईयर्स. ठीक है, सो इसलिए इस टॉपिक पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. अब हम डिस्कशन करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, हु सक्सीडेड हुमायूं. सो शेरशाह सूरी का नाम क्या था? फरीद खान. एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ द सूरी एम्पायर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट विद इट्स कैपिटल इन सासाराम इन मॉडर्न डे बिहार. ठीक है, और 1538 में ही टुक कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हुमायूं था उससे जो है शेरशाह सूरी ने, हु वाज अ एथनिक पश्तून, उसने जो है मुगल एम्पायर छीन लिया था हुमायूं से. कब? इन 1538. सो फर्स्ट ही यूज्ड टू सर्व एज अ प्राइवेट बिफोर राइजिंग टू बिकम अ कमांडर इन द मुगल आर्मी अंडर बाबर एंड देन द गवर्नर ऑफ बिहार. ठीक है, so Sherzah Suri used to serve Mughals only. In 1537, when Babur's son Humayun was elsewhere on an expedition, Sherzah overran the state of Bengal and established the Suri dynasty. सो गाइज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि शेरशाह सूरी जो है वो किस तरीके से जो है थ्रोन पर आया था. दो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया इन द पास्ट 23 ईयर्स, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आई एम डिस्कसिंग इट विद यू इन अ ब्रीफ मैनर. So after his death in 1545, his son Islam Shah became his successor. लेकिन 1538 से 1545 तक ही सिर्फ 7 ईयर का रूल रहा था शेरशाह सूरी का, which was very a brief rule we can say. But उसी brief time period में he did lot of things, like he set up a new civic and military administration. He issued first rupiah from Taka and reorganized the postal system of the Indian subcontinent. उसके साथ साथ ही फर्दर डेवलप्ड हुमायूंस दीन पनाह सिटी, जो कि दिल्ली सिटी है, और उसका नाम उसने क्या रख दिया? शेरगाह. एंड ही ऑल्सो रिवाइव द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एज पटना. इसके साथ साथ ही ऑल्सो एक्सटेंडेड द ग्रैंड ट्रक रोड फ्रॉम चिट्टागोंग, जिसे जीटी रोड बोला जाता है, फ्रॉम चिट्टागोंग, जो किसका एरिया था? बंगाल का एरिया था, इन द फ्रंटियर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू काबुल इन अफगानिस्तान. तो चिट्टागोंग से लेके काबुल तक ही एक्सटेंडेड द जीटी रोड इन द फार नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री. हुमायूं रेफर्ड टू हिम एज द उस्ताद ए बादशाह, मीन्स टीचर ऑफ किंग्स. सो दो हुमायूं वॉज द एनिमी ऑफ शेरशाह सूरी, स्टिल शेरशाह सूरी वॉज सो एबल्ड कि हुमायूं ने भी उसको उस्ताद ए बादशाह यानी टीचर ऑफ किंग्स का टाइटल दिया. सो इससे आप जान सकते हैं कि शेरशाह सूरी जो है उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे इन इस ब्रीफ टाइम पीरियड और इन इस ब्रीफ रूल ऑफ जस्ट 7 ईयर्स. सो गाइज इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, इवन एक भी क्वेश्चन नहीं आया है. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेन ऑफ बाबर, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं. So this question was asked in the prelims of 2001 and the question is, so इस question में हमारे पास दो statements given हैं and we have to tell that which of them are correct. So first is the Battle of Khanwa was certainly more decisive and significant than the first battle of Panipat. तो ये वाला जो statement है वो करेक्ट है. वाई? बिकॉज बैटल ऑफ खानवा से जो है जैसा हमने देखा कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, लेकिन ही स्टिल कुडंट कंसोलिडेट हिज एम्पायर. तो बैटल ऑफ खानवा में राणा सांगा को हरा के ही बाबर का जो रूल है वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हुआ और कंसोलिडेट कर पाया वो दिल्ली आगरा वाले रीजन में, और साथ साथ उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ही ऑल्सो कॉन्कर्ड द फोर्ट्स ऑफ ग्वालियर.
है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। उसके बाद रीजन है राणा सांगा द राजपूत हीरो वो सर्टेनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी। तो अगेन अगर हम इसकी जो बैटल ऑफ खानवा है ये अगेन 2-3 पेजेस में दी हुई है एनसीईआरटी में, तो अगर हम उसमें पढ़ें तो उसमें हम देख सकते हैं कि राणा सांगा, और इसके बारे में हमने मूवीज़ में भी पढ़ा है, बुक्स में भी पढ़ा है कि ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, सो ही वॉज सर्टेनली अ मोर फॉर्मिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी। सो हमारा रीज़न वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और इसी की ये भी एक रीज़न है कि बैटल ऑफ खानवा वॉज सर्टेनली मोर डिसाइसिव। ठीक है, सो असर्शन एंड रीजन बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट्स वाई आर आंसर इज ऑप्शन ए. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2015 and the question is the arrival of Babur into India led to the. तो मैंने आपको बताया था कि बाबर के आने से क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या सिग्निफिकेंस थी उसकी, और उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं एंड वी हैव टू टेल दैट विच ऑफ देम आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन दी सब कॉन्टिनेंट. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गन पाउडर जो है बाबर के आने से पहले भी था, लेकिन गन पाउडर का किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है विद कैवलरी वो जो है बाबर ने बताया, लेकिन गन पाउडर का जो है इंट्रोडक्शन बाबर ने नहीं किया था, दैट्स वाई हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. उसके बाद सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्च एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर. तो आर्च एंड डोम स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है वो इससे पहले दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी स्पेशलिटी थी, यानी आर्च एंड डोम टाइप का आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत में ही इंट्रोड्यूस हो गया था एंड दैट वाज नॉट इंट्रोड्यूस बाय बाबर, इसलिए हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है. उसके बाद थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमूरिड डायनेस्टी इन द रीजन. तो जो बाबर है ही यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम तिमूरिड डायनेस्टी, जैसा कि मैंने आपको ओरिजिन में एक्सप्लेन भी किया था, दैट्स वाई हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, थर्ड इज करेक्ट, दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2006 और इसमें हमें अफगान रूलर्स जो थे उनको करेक्ट क्रोनोलॉजी में लगाना है. सो हमें पता है कि जो सबसे पहले जो लोदी डायनेस्टी थी दैट वाज अफगान डायनेस्टी, तो उसका जो फाउंडर था दैट वाज बहलोल खान लोदी. सो बहलोल खान लोदी मस्ट कम फर्स्ट. सो अगर हमें पता है कि वो पहले आएगा तो हम ए और बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं. उसके बाद हमें ये भी पता है कि जो इब्राहिम लोदी है दैट वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी बिकॉज ही वाज डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत, और वहीं पे लोदी डायनेस्टी का रूल जो है वो एंड हो जाता है. सो इब्राहिम लोदी इज इन लास्ट. तो बहलोल खान इज फर्स्ट, इब्राहिम इज लास्ट. तो इससे ही हमें क्लियर हो जाता है कि हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. सो अगर ये भी आपको नहीं पता है कि सिकंदर शाह वॉज दी सिकंदर शाह सक्सीडेड आफ्टर बहलोल खान लोदी, स्टिल आप जो है फर्स्ट और लास्ट रूलर से जो है ये वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो गाइज अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ क्वेश्चन देख के आपको ऐसे नहीं करना कि मुझे नहीं आता है, आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है. जो आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और आंसर तक पहुंचना है, बिकॉज दिस टेक्निक इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन यू attempt the real prelims examination. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2003 and the question is Alam Khan one of those who invited Babur to invade India was. तो मैंने आपको बताया था कि दौलत खान लोदी के साथ साथ जो इब्राहिम लोदी का अंकल था आलम खान, he also invited Babur to invade India. So हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए, that is uncle of Ibrahim Lodi was a pretender to the throne of Delhi who was known as Alam Khan and he invited Babur to invade India. तो क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999 और इसमें क्वेश्चन है टू विच लोदी सुल्तान डज द गिवन मैप रिलेट एंड व्हाट टाउन डज द साइट मार्क्ड ए ऑन द मैप रिप्रेजेंट. तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बहलोल लोदी जौनपुर, सिकंदर लोदी अलीगढ़, थर्ड इब्राहिम लोदी जौनपुर एंड फोर्थ इज इब्राहिम लोदी अलीगढ़. तो जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो स्पेशली जो एनसीईआरटी में गिवन मैप्स हैं आप उनको नहीं देखेंगे तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे. एंड आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा अगर आपने एनसीईआरटीज़ को पढ़ा है. बट अगर आपको नहीं भी पता है सो लेट मी टेल यू दैट इट्स आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ये जो ए हमारे पास यहाँ पर एरिया गिवन है दैट इज द एरिया ऑफ जौनपुर एंड दिस एरिया वाज वेरी फेमस और वेरी controversial during the time of Behlol Khan Lodi. So A is the answer here.
सो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस जो कि लोधी डायनेस्टी एज वेल एज बाबर पर बेस्ड, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन पढ़ी थी उसके बारे में जो भी हमने पढ़ा उन पर बेस्ड ये क्वेश्चन आए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अकबर के बारे में। सो बाबर के बाद जो है हुमायूं आया था, उसके बाद शेरशाह सूरी आया था, एंड व्हेन शेरशाह सूरी डाइड हुमायूं ऑल्सो केम। सो व्हेन हुमायूं डाइड इन 1556, ठीक है, तो अकबर वॉज एट काला नौर इन द पंजाब कमांडिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट द अफगान रिबेल्स देयर, ठीक है। सो काला नौर में ही उसकी क्राउनिंग की गई, कब? एट द यंग एज ऑफ 13 ईयर्स, व्हेन ही वाज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड। तो अब हम देखेंगे कि जिस टाइम पर अकबर को राजा बनाया गया उस टाइम पर क्या सर्कमस्टेंसेस थी, ये भी अगेन हमारा जानना ज़रूरी है। सो अफगान्स जो थे दे वर स्टिल स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड द आगरा, ठीक है, एंड दे वर रीग्रुपिंग देयर फोर्सेज अंडर द लीडरशिप ऑफ हेमू, ठीक है, एंड काबुल हैड बीन अटैक्ड एंड बिसीज्ड। सो दीज वर द सर्कमस्टेंसेज व्हेन अकबर वाज क्राउंड। लेकिन अकबर का जो ट्यूटर था हु वाज नोन एज बैरम खान, सो ही वाज अ लॉयल एंड फेवरेट ऑफिसर ऑफ हुमायूं हु रोज टू द ओकेजन। एज अकबर जो है ही वॉज माइनर, ही वॉज जस्ट 13 ईयर ओल्ड, तो उसकी सपोर्ट के लिए बैरम खान केम इन द फोरफ्रंट एंड ही बिकेम द वकील ऑफ द किंगडम, ठीक है, विद द टाइटल ऑफ खाने खनम एंड रैलीड द मुगल फोर्सेस। तो जिस टाइम पर अकबर वॉज अ चाइल्ड उस टाइम पर बैरम खान जो है ही बिकेम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर फॉर द मुगल्स, और उसने ही जो है मुगल फोर्सेस को हर जगह रैली किया और स्टैब्लिश किया। सो एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ अकबर हेयर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, विच वॉज ऑल्सो अ वेरी मेजर बैटल अगर हम अकबर के बारे में पढ़ें तो। सो दिस वॉज फॉट ऑन नवंबर 5, 1556। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी, लेकिन जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है दैट वॉज फॉट बिटवीन हेमू, जिसका नाम था राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, एंड फोर्सेस ऑफ मुगल एम्परर अकबर। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि इनका टाइम पीरियड क्या है दोनों बैटल्स का, और किन किन के बीच में इनको लड़ा गया था। सो हेमू हैड कॉन्कर्ड द स्टेट्स ऑफ दिल्ली एंड आगरा a few weeks earlier by defeating the Mughals led by Tardi Beg Khan at the Battle of Delhi, और एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ राजा विक्रमादित्य एट कॉरोनेशन इन पुराना किला इन दिल्ली। तो इससे पहले क्या है, दिल्ली वाला जो एरिया है उस पर हेमू ने कॉन्कर कर लिया था, ठीक है, और अपने आप को उसने राजा विक्रमादित्य का टाइटल दिया आफ्टर कॉन्करिंग दिल्ली। लेकिन अकबर एंड हिज गार्डियन बैरम खान, ठीक है, दे व्हेन दे लिसन द न्यूज़ ऑफ लूजिंग आगरा एंड दिल्ली दे मार्च टू पानीपत टू रिक्लेम द लॉस्ट टेरिटरीज, ठीक है। और इसी बैटल में जो है हेमू को आँख में एरो लग गया था और ही फेंटेड, और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए हेमू वॉज कैप्चर्ड एंड लेटर ही वॉज एग्जीक्यूटेड। तो इस तरीके से सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई, और जिसमें जो हेमू था दैट वॉज डिफीटेड बाय द मुगल फोर्सेस। अब हम देखेंगे कि मेजर कैंपेन्स जो अकबर के टाइम में हुए थे। सो गाइज अगर हम एनसीईआरटी को पढ़ने बैठे सो उसमें जो है बहुत ही डिटेल में इसके बारे में दे रखा है, तो उस डिटेल में मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर सकती एज वी हैव अ लिमिटेड टाइम, इसलिए मैं आपके साथ मेजर चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ, एंड वो इन्फॉर्मेशन जिन टॉपिक्स पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन एनसीईआरटीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना, यू हैव टू रीड एनसीईआरटीज़। आई एम जस्ट टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको जो मेजर इन्फॉर्मेशन है उसका बार बार रिवीजन हो सके और आपको पता चल सके उसकी उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो 1556 से 1570 के बीच क्या क्या मेजर कैंपेन्स थे अकबर के। सो अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ द रीजेंट बैरम खान। तो जो बैरम खान हु वाज द वकील ऑफ मुगल्स during the time of Akbar became independent of him and other members of his domestic staff, ठीक है, and military campaigns were launched against the Suris and other Afghans। तो शेरशाह सूरी के जो successors थे उनके against जो है military campaigns were launched by Akbar as well as other जो अफगान्स थे उनके भी, ठीक है, and also against the neighboring kingdom of Malwa and Gondwana। तो यहाँ पे आपको होमवर्क क्या है, आपको देखना है कि मालवा और गोंडवाना जो है वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आया है, तो अगर आप नहीं देखेंगे तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पर आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि मालवा और गोंडवाना कौन सा एरिया है। एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर मिर्ज़ा हाकिम एंड दी उज़्बेक्स,
ठीक है। तो हाफ ब्रदर कौन था अकबर का? मिर्ज़ा हाकिम, और उज़्बेक्स की जो रिवोल्ट थी उसको भी सप्रेस किया इस टाइम पीरियड में। और 1568 में जो सिसोदियाज की कैपिटल थी चित्तौड़, दैट वाज आल्सो सीज्ड बाय अकबर, एंड इन 1569 में रणथंबोर वाले एरिया को भी सीज कर लिया गया। देन 1570 से अगर हम 1585 के बीच मेजर कैंपेन्स देखें अकबर के, सो मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर फॉलोड बाय कैंपेन्स इन द ईस्ट इन बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। अब हम देखेंगे कि एक वेरी इंपॉर्टेंट बैटल हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, विच वॉज बैटल ऑफ हल्दी घाटी, विच वॉज फॉट ऑन 18 जून 1576। किसके बीच में? बिटवीन द राणा ऑफ मेवाड़, जिसका जो फेमस है महाराणा प्रताप के नाम से, एंड द मुगल एम्परर अकबर्स फोर्सेस विच वॉज लेड बाय मानसिंह फर्स्ट ऑफ आम्बेर। तो हल्दी घाटी किन दो के बीच हुई थी? अकबर फोर्सेस के बीच में और राणा ऑफ मेवाड़ के बीच में। अगर हम पर्सनैलिटीज़ देखें तो महाराणा प्रताप और मानसिंह फर्स्ट के बीच में। तो इस बैटल में जो है मुगल्स वर दी victorious, and they inflicted significant casualties among the Mewadis but failed to capture Maharana Pratap, who escaped. उसके बाद अकबर जो है ही ऑल्सो मार्च टू काबुल इन 1581, और ये जो है पहला इंडियन रूलर था अकबर हु एंटर्ड इनटू दिस हिस्टोरिक टाउन। ठीक है। अकबर हैंडेड ओवर काबुल टू हिज सिस्टर बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया। तो इससे हमें पता चलता है कि फीमेल्स को, यानी जो अकबर था ही वॉज वेरी लिबरल इन हिज थिंकिंग, कि उसने जो काबुल विच वॉज वेरी स्ट्रेटेजिक एरिया, वो उसने अपनी सिस्टर के कंट्रोल में देख के ही रिटर्न बैक टू इंडिया। सो 1570 से 1585 के बीच जो है ये कैंपेन हुई। उसके बाद 1585 से अगर हम 1605 के बीच में देखें, सो आफ्टर सेटलिंग द अफेयर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, अकबर टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स द अफेयर ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया एंड ऑल्सो द डेक्कन एरिया। ठीक है। उड़ीसा, which was at that time under the domination of Afghan chief, was conquered by Raja Man Singh. Then Man Singh also conquered Cooch Behar and parts of East Bengal including Dhaka. तो ये सारे जो regions हैं वो हमें ध्यान रखने हैं कि किन किन एरियाज़ पे जो है अकबर के टाइम पे किन किन एरियाज़ को कॉन्कर कर लिया गया। उसके साथ साथ कैंपेन्स इन द डेक्कन वर ऑल्सो स्टार्टेड, और बरार, खानदेश और अहमदनगर वाले कुछ पार्ट्स हैं, दे वर एनेक्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। सो गाइज दीज वर द मेजर कैंपेन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। अब मैं आपको मैप दिखाना चाहती हूँ कि व्हेन अकबर डाइड इन 1605, तो उस टाइम पर जो है मुग़ल एम्पायर की क्या क्या लिमिटेशन थी, क्या क्या बाउंड्रीज थी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पिंक लाइन से शो किया गया है, ये पूरा एरिया जो है मुग़ल एम्पायर है एट दी डेथ ऑफ द अकबर, यानी 1605 के टाइम पे। तो ये जो हम देख सकते हैं काबुल, कांधार, ये सारा एरिया जो है, बलूचिस्तान, ये पूरा एरिया इंडिया मुग़ल एम्पायर के अंडर था। अगर हम साउथ में देखें तो अहमदनगर से ऊपर वाला जो एरिया है, खानदेश, बरार, इन सब का, दीज वर ऑल्सो कॉन्कर्ड बाय अकबर। उसके साथ साथ बिहार, बंगाल, इलाहाबाद, अवध, ये पूरा एरिया। लेकिन जो गोंडवाना वाला एरिया है, दैट वाज नॉट कॉन्कर्ड बाय दी अकबर, इसलिए इस एरिया को अलग किया गया है। और ये मैंने आपसे पूछा भी था कि गोंडवा कहाँ है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। और मालवा वाला एरिया यहाँ पर है, जो अगेन मैंने आपसे उस क्वेश्चन में पूछा था। सो गाइज अब हम देखेंगे कि अभी तक तो हमने पढ़ा कि अकबर की क्या क्या मेजर कैंपेन्स थी, क्या क्या मेजर इवेंट्स थे। अब हम देखेंगे कि अकबर वाज आल्सो फेमस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। उसने जो है पूरी जो उसका एम्पायर था उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से किया था। सो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैंड रेवेन्यू के बारे में। तो लैंड रेवेन्यू के लिए अकबर इंस्टीट्यूटेड अ न्यू सिस्टम विच वॉज कॉल्ड दहसला और जब्ती सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंडर क्या होता था कि एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल एज द एवरेज प्राइसेस प्रिवेलिंग ओवर लास्ट 10 years वर कैलकुलेटेड। तो किसी भी पीजेंट को जो है ज़्यादा प्राइसेस पे नहीं करने पड़े, इसलिए 10 साल के, पिछले 10 साल के प्राइसेस को एवरेज निकाला जाता था और उस हिसाब से जो है क्रॉप्स के जो प्राइस है उसको सेट किया जाता था, जिसमें से 1/3 जो है एवरेज जो भी प्रोड्यूस होती थी वो स्टेट का शेयर होता था एंड स्टेट को जो है कैश में पे करना होता था। तो जब्ती सिस्टम जो है वो उसे राजा टोडरमल से कनेक्ट करके देखा जाता है, हु वाज वन ऑफ द रत्ना इन द कोर्ट ऑफ द अकबर्स। तो जो नवरत्ना थे अकबर के कोर्ट में, उसमें से एक रत्ना वाज राजा टोडरमल। सो जब्ती सिस्टम को जो है राजा टोडरमल से एसोसिएट करके देखा जाता है, और उसका एक और नाम है जिसको कि टोडरमल्स बंदोबस्त भी बोला जाता है। उसके साथ साथ
दहसला और जब्ती सिस्टम के साथ साथ और भी अदर असेसमेंट्स थे विच वर फॉलोड बाय अकबर। जैसे सबसे पुराना और कॉमन था बटाई और घल्ला बख्शी। सो इस सिस्टम के अंडर क्या हो जाता, द प्रोड्यूस जो होती थी दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन द पीजेंट्स एंड द स्टेट इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। उसके साथ साथ तीसरा सिस्टम और भी था जिसको अकबर के टाइम पे नसाक बोला जाता था। सो इसमें क्या होता था, इट मेंट अ रफ कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द पीजेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही हैड बीन पेइंग इन द पास्ट। तो हर साल जो है जो पीजेंट्स को पे करना पड़ता था स्टेट को, वो हर साल फिक्स नहीं होता था, जो वो पास्ट में पे करते आए हैं उसी के बेस पे रफ कैलकुलेशन की जाती थी एंड दैट वाज द अमाउंट विच पीजेंट यूज्ड टू पे टू द स्टेट। ऑल्सो लैंड रेवेन्यू के फिक्स करते टाइम जो है कल्टिवेशन कैसा है उस स्टेट का, उस लैंड का, इस चीज़ को भी ध्यान रखा जाता था। जैसे पोलाद जो है दैट वाज द एरिया विच रिमेन्ड अंडर कल्टिवेशन ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तो इसका जो रेट था वो अलग था। उसके साथ साथ पराती वॉज द अनकल्टिवेटेड लैंड और छाछर वॉज द लैंड विच हैड बीन फैलो फॉर 2-3 ईयर्स। तो अगर कोई भी लैंड जो है उसको 2-3 ईयर्स तक कल्टिवेट नहीं किया गया तो उसको छाछर बोला जाता था, और अगर 2-3 ईयर्स से भी ज़्यादा हो गए हैं तो उसको फिर बंजर बोला जाता था। और साथ में अकबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिस्टम टू एडवांस मनी टू पीजेंट्स, ठीक है। तो उसने जो है पीजेंट्स को लोन देने का सिस्टम भी स्टार्ट किया जिसको टक्का भी बोला जाता है, सो दैट जो भी पीजेंट्स हैं वो सीड्स खरीद पाएँ, इम्प्लीमेंट्स खरीद पाएँ, ये सारी चीज़ें, ये सारे उसने इम्प्रूवमेंट्स किए थे अगर हम एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू वाले एरिया को देखें तो। उसके बाद अकबर जो है उसने एक और न्यू सिस्टम स्टार्ट किया था विच वॉज दी मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम क्यों स्टार्ट किया, ताकि आर्मी को एज वेल एज नोबिलिटी को, इन दोनों चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी जो उसका पूरा एम्पायर था उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट किया गया। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था, हर ऑफिसर को एक रैंक असाइन की जाती थी जिसको मनसब बोला जाता था। तो लोएस्ट रैंक क्या थी 10 और हाईएस्ट रैंक क्या थी 5000। और धीरे धीरे अकबर के जब एंड तक पहुंचते पहुंचते हाईएस्ट रैंक जो है वो 5000 से बढ़ा के 7000 कर दी थी। और अकबर के टाइम में जो दो नोबल्स थे मिर्ज़ा अजीज़ कोका और राजा मान सिंह, इन दोनों को 7000 की रैंक प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। उसके बाद रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू 2 थिंग्स, जट एंड सवार। तो जट मीन्स क्या होता था, पर्सनल। तो जट के अकॉर्डिंग क्या होता था, पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन डिफाइन करता था जट, एंड ऑल्सो द सैलरी ड्यू टू हिम, ठीक है। तो जट के हिसाब से जो है सैलरी मिलती थी पर्सन को। उसके बाद नेक्स्ट थिंग वो सवार। सो सवार इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कैवलरी मैन अ पर्सन वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। तो जट वॉज दी सैलरी एंड दी सवार वॉज दी कि इतने कैवलरी मैन जो हैं उस ऑफिसर को, जो भी जिसको भी मनसब प्रोवाइड किया गया है उसको मेंटेन करने हैं। उसके बाद एक और सिस्टम इंट्रोड्यूस किया अकबर ने विच वॉज दी दाग सिस्टम। तो जो सवार्स रिक्रूट किए जाते थे बाय दी नोबल्स वो एक्सपीरियंस्ड और वेल माउंटेड हैं या नहीं, इसी पर्पज़ के लिए एक डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ द सोल्जर वॉज मेंटेन्ड, ठीक है। अब पूरा कि वो सोल्जर जो है उसका पूरा रोल लिखा जाता था जिसको चेहरा बोला जाता था, कि वो पूरा मेंटेन किया जाता था और उसी के बेसिस पे फिर जो है नोबल्स रिक्रूटमेंट करते थे उन सवार्स का। एंड दिस हॉर्स वॉज ब्रांडेड बाय द इम्पीरियल मार्क। तो इसी सिस्टम को जो है दाग सिस्टम बोला जाता था। जैसे अभी भी हम पढ़ते हैं कि जो मार्क लगाना होता है उसको हम दाग बोलते हैं, तो हॉर्सेस पर इम्पीरियल मार्क लगाया जाता था, इसीलिए इस सिस्टम को दाग सिस्टम बोला गया। और आइडियली हर 10 कैवलरी मैन को, फॉर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदार्स हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस, ठीक है। तो एक मनसबदार को हर 10 कैवलरी मैन के लिए 20 हॉर्सेस को मेंटेन करना होता था। तो 10 के लिए 20 हॉर्सेस क्यों, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। सो दिस वाज सो बिकॉज हॉर्सेस को जो है रेस्ट भी दिया जाता था, ठीक है, और उनको रिप्लेसमेंट भी, वॉर के टाइम में रिप्लेसमेंट भी रिक्वायर्ड होता था। सो इसीलिए हर कैवलरी मैन के लिए 2 हॉर्सेस अलॉट किए जाते थे। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से ऑर्गेनाइज की हुई थी अकबर के टाइम में। तो उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी लोकल गवर्नमेंट की, हार्डली चेंजेस वर मेड बाय दी अकबर। जैसे परगना और सरकार पहले थी उसी को ही कंटिन्यू किया गया।
और अगर हम देखें तो सरकार के जो 2 चीफ ऑफिसर्स थे, फर्स्ट वाज द फौजदार हु वाज द इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड अनदर वाज अमाल गुजार हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो ये चीज़ें आपको, ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ये ध्यान रखनी है और यहीं से ही आपकी कीवर्ड्स वाला जो टॉपिक है वो भी कवर हो जाएगा। तो फौजदार किसको बोलते थे ये आपको पता चल गया, ही वॉज द इंचार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उसी तरीके से एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू जागीर, खालिसा एंड इनाम। देन दीवान किसको बोला जाता था, द पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड ही ऑल्सो हेल्ड कंट्रोल ओवर खालिसा, जागीर एंड इनाम लैंड्स। उसके बाद जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था उसको मीर बख्शी बोला जाता था। जो अगर हम देखें तो हेड ऑफ द नोबिलिटी जो है वो भी मीर बख्शी होता था, ना कि दीवान। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एंड जो मीर बख्शी होता था ही वॉज ऑल्सो द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन एजेंसीज। और इंटेलिजेंट ऑफिसर्स को क्या बोला जाता था, बरीज, और न्यूज़ रिपोर्टर्स को बोला जाता था वकिया नवीस। सो ये बरीज और वकिया नवीस जो हैं दीज वर पोस्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। उसके साथ साथ इम्पीरियल हाउस होल्ड का जो इंचार्ज था वो उसको बोला जाता था मीर समान, ठीक है। और जो जुडिशियल डिपार्टमेंट था दैट वाज हेडेड बाय द चीफ काजी, और समटाइम दिस पोस्ट वाज कंबाइंड विद दैट ऑफ चीफ सदर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट्स। तो ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि काजी किसको बोला जाता था, सदर किसको बोला जाता था। उसी के साथ साथ अकबर जो है वो सारे मिनिस्टर्स जो हैं, सारे पीपल जो हैं उनके लिए वो खुद को एक्सेसिबल बना सके, इसलिए ही डिवाइडेड हिज टाइम इनटू सेवरल सेक्शंस। जैसे उसका जो डे स्टार्ट होता था डेट वाज स्टार्टेड विद झरोखा, तो जिसमें अकबर जो है अपनी ग्लिम्स दिखाता था रूलर्स को, और इसी टाइम पर लोग जो है अपनी पैटिशंस को प्रेजेंट करते थे। फिर पैटिशंस को डिस्कस करने के लिए दरबार होता था जिसे दीवाने आम बोला जाता था, और मिनिस्टर्स को अगर कुछ प्राइवेट कंसल्टेशन करनी है तो उसके लिए एक सेपरेट टाइम होता था जिसको नाम दिया गया था गुसल खाना, ठीक है। सो गाइज दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द रेन ऑफ अकबर। अब हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में। So this question came in the prelims of 1997 and the question is the head of the military department under the recognized central machinery of administration during Akbar reign was, so military department को head को क्या बोला जाता था, तो ये मैंने अभी आपको बताया था, it was the मीर बख्शी। Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 1999 and the question is assertion statement है, during the time of Akbar for every 10 cavalrymen the mansabdars had to maintain 20 horses। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था डायरेक्ट यही स्टेटमेंट उठा के यहाँ पे दे दिया गया है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ऐसा क्यों किया जाता था, रीजन स्टेटमेंट है हॉर्सेज हैड टू बी रेस्टेड वाइल ऑन मार्च एंड रिप्लेसमेंट्स वर नेसेसरी इन टाइम्स ऑफ वॉर। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताए थे उन्हीं को एग्जैक्ट उठा के दे दिया गया है। ये एनसीईआरटी में भी एज इट इज स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए। Next question, this question came in prelims of 2003 and the question is assertion है Emperor Akbar marched towards Afghanistan in 1581 with a huge army। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि काबुल पे जो है he marched towards काबुल 1581 में and he was the first Indian ruler to reach that city, इसलिए assertion statement हमारा करेक्ट है। उसके बाद रीज़न है ही वॉज इन हिज वे टू रिक्लेम हिज एंसेस्ट्रल कंट्री ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया। तो ये वाला जो रीज़न है वो इनकरेक्ट है बिकॉज अकबर जो है काबुल पर किस लिए रूल करना चाहता था, एक तो काबुल की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, दूसरी तरफ जो उसका एरिया था, जो उसका एम्पायर का एरिया था उसको सिक्योर करने के लिए ही वॉन्ट्स टू कंट्रोल ओवर दी अफ़गानिस्तान, ठीक है। इसलिए अपनी एंसेस्ट्रल कंट्री को रिक्लेम करना रीज़न नहीं था बल्कि अपने एम्पायर को सिक्योर करना रीज़न था। इसलिए रीज़न वाला स्टेटमेंट गलत है लेकिन असर्शन वाला करेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1998 और यहाँ पर हमें अकबर के एम्पायर के मैप दिया हुआ है और यहाँ पर दो हमसे सिटीज़ का नाम पूछा गया है, ए और बी। तो हमें बताना है कि ये जो मैप है वो किस टाइम का है और ये जो दोनों सिटीज़ हैं ये कौन कौन सी सिटीज़ हैं। तो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया था कि अकबर का जब एम्पायर एंड होने वाला था, ठीक है, उस टाइम का मैप है ये, यानी अकबर इन 1605 का मैप है। ये हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज यहाँ वाला जो एरिया है यानी जो काबुल वाला एरिया है इस पर अकबर ने जो है इन लेटर पार्ट ऑफ हिज रेन
में अटैक किया था और कॉन्कर किया था इस एरिया को। इसलिए इससे हमें पता चलता है कि अकबर इन 1605 के टाइम का ये मैप है। उसके साथ साथ उस मैप में मैंने आपको ये भी शो किया था कि ये वाला जो एरिया है ये गोंडवाना वाला एरिया था, एंड दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर उस टाइम पर, इसलिए ए इज़ गोंडवाना। और यहाँ वाला जो बी हमें सिग्निफाई किया गया है, दिस सिटी इज़ लाहौर। अगर हम उस मैप को केयरफुली देखें तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। सो ए इज़ गोंडवाना, बी इज़ लाहौर, और ये जो मैप है 1605 के टाइम का है, अकबर के टाइम का। दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this question came in the prelims of 1996 and the question is, in medieval India mansabdari system was introduced mainly for making recruitment to the army, facilitating revenue collection, ensuring religious harmony, एंड फोर्थ इज इफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो रेवेन्यू कलेक्शन और रिलीजियस हार्मनी इन दोनों के लिए तो नहीं था, बी और सी हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे जो गलती करेंगे वो ये करेंगे कि इसका आंसर वो ए लगा के आएंगे, बिकॉज मनसबदारी सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ओवरव्यू हमें ध्यान रहता है कि कुछ आर्मी से रिलेटेड था, कुछ कैवलरी मैन को उसमें अपॉइंट किया जाता था, लेकिन दिस इज़ नॉट दी ओनली रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग मनसबदारी सिस्टम। मैंने आपको बताया था आर्मी के साथ साथ नोबिलिटी को भी ऑर्गेनाइज करने के लिए और एक तरीके से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए मनसबदारी सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था। इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज इफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइज इस टाइप की चीज़ों पर आपको ध्यान देना ज़रूरी है, ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, ये जो है आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो गाइज दीज वर द क्वेश्चंस जो अकबर के रेन पर बेस्ड आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में। अब हम देखेंगे कि अकबर को सक्सीड किसने किया, जहांगीर ने। सो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सो अकबर डाइड इन 1605, उसके बाद जहांगीर केम ऑन द थ्रोन इन 1605 एंड ही रूल्ड टिल द 1627। सो व्हेन जहांगीर सक्सीडेड ओवर द थ्रोन, थोड़े टाइम ही बाद ही हिज एल्डेस्ट सन खुसरो ब्रोक आउट इनटू रिबेलियन, ठीक है। लेकिन उसकी जो रिबेलियन थी दैट वाज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज जहांगीर डिफीटेड हिम एट अ बैटल नियर लाहौर एंड सून आफ्टर ही वाज कैप्चर्ड एंड इम्प्रिजन्ड, ठीक है। तो जो जहांगीर का एल्डेस्ट सन था खुसरो, उसने रिबेलियन की लेकिन जहांगीर ने उसको हरा के इम्प्रिजन कर लिया। अब हम देखेंगे कि जहांगीर के टाइम के मेजर कैंपेन्स और इवेंट्स कौन से हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा हम देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो इस वीडियो में ही हमने देखे हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है कैंपेन बेस्ड आए हुए हैं अगर हम मुगल पीरियड को देखें तो इसीलिए वो डिस्कस करना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितनी भी मिलिट्री कैंपेन्स जो अकबर ने स्टार्ट की थी दैट वाज कंटिन्यूड बाय जहांगीर ऑल्सो। उसके साथ साथ जहांगीर के टाइम पे सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ हु वाज नोन एज अमर सिंह, ही एक्सेप्टेड मुगल सर्विस। देन लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिक्स अहम्स एंड अहमदनगर वाज फॉलोड, यानी इनको कॉन्कर नहीं किया गया था लेकिन इनके अगेंस्ट कैंपेन चलाया था जहांगीर ने। और अगर हम देखें जहांगीर के टाइम का लास्ट पीरियड अगर देखें तो उस टाइम पर प्रिंस खुर्रम, जिसका नाम शाहजहां भी है, ही रिबेल्ड। वाई ही रिबेल्ड? बिकॉज खुर्रम हैड हिज ओन एम्बिशंस ऑफ विच जहांगीर डिड नॉट अप्रूव्ड ऑफ, ठीक है। तो इसी टाइम पर जो है शाहजहां ने रिबेलियन कर दी थी। लेकिन इसी टाइम पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी कि जो कांधार वाला एरिया है वहाँ पर पर्शियंस ने अटैक कर दिया था। तो जहांगीर ने शाहजहां से बोला कि यू शुड गो टू कांधार टू सेव कांधार, क्योंकि कांधार की जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। लेकिन शाहजहां ने कांधार जाने से मना कर दिया और इसी वजह से मुग़ल एम्पायर जो है उनको कांधार को खोना पड़ा, ठीक है। तो ये जो है एक तरीके से उनके लिए स्ट्रैटेजिक डिफीट थी बिकॉज वो कांधार को सेव करने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ साथ जो शाहजहां हैं उसके एफर्ट्स को मार्जिनलाइज करने का प्लान था नूर जहां का, दैट वाज आल्सो अनसक्सेसफुल। इसके एक और अगर इम्पॉर्टेंट इवेंट देखें हम जहांगीर के टाइम का, सो 1612 में सर थॉमस रो हु वाज द English person, English ambassador you can say, he visited the Mughal emperor Jahangir to arrange for a commercial treaty that would give the company exclusive rights to reside and establish factories in Surat and other areas. तो जो थॉमस रो है he came to जहांगीर और जहांगीर से उसने राइट मांगे कि हमें जो है आप सूरत वाले एरिया में
फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का राइट दे दो, तो सबसे पहले सूरत, उसके साथ साथ अदर एरियाज़ में भी, और इसके बदले में कंपनी ने ऑफ़र किया कि हम जो है आपको गुड्स और रेयर गुड्स देंगे यूरोपियन मार्केट के। तो ये जो मिशन था थॉमस रो का, दैट वाज सक्सेसफुल, और जहांगीर ने उनको राइट दे दिया टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री इन द सूरत। तो सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की गई बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? इट वॉज इन दी सूरत। सो गाइज दीज वर द मेजर कैंपेन्स एंड इवेंट्स। अगर हम देखेंगे तो जहांगीर के टाइम की आर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बिकॉज जहांगीर वॉज फैसिनेटेड विद आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और साथ में वो ऐसा भी बोला जाता है कि ही हिमसेल्फ वॉज सो ब्रिलियंट व्हेन इट कम्स टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि वो ये क्लेम करता था कि मुझे सिर्फ एक पेंटिंग दिखा दो और मैं उस आर्टिस्ट का नाम बता दूंगा कि किसने ये पेंटिंग बनाई है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है कि किस तरीके से ही वॉज वेरी रिलेटेड विद आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और ऐसा माना जाता है कि मुगल पेंटिंग जो है दैट रीच्ड इट्स जेनिथ, यानी दैट रीच्ड इट्स हाई, दैट रीच्ड इट्स पीक अंडर द रेन ऑफ जहांगीर। सॉरी गाइज, यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर अकबर नहीं है, इट इज़ जहांगीर। ऑल राइट गाइज, तो दिस वॉज ऑल अबाउट जहांगीर। अब हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2008, और क्वेश्चन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री इंडिया में किस मुगल एम्परर के टाइम पे इस्टेब्लिश की थी? तो मैंने आपको बताया ही था कि जहांगीर ने जो है फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन दी थी। सो इट वाज जहांगीर जिसके टाइम पर इसको इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। तो अगेन जो फर्स्ट फैक्ट्री है जहांगीर की परमिशन से सेटअप हुई थी, और इसकी सूरत में पहली फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया गया, एंड इट वाज डन विद द परमिशन ऑफ जहांगीर अगेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1996 में आया था, मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर दी जहांगीर, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट है, this question came in the prelims of 1998, and the question is the loss of Kandhar was a big blow to the Mughal Empire from the viewpoint of natural resources, buffer territory, communication और strategic stronghold। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कांधार वाला एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा strategic importance है उसकी, लेकिन ये this area was lost बाय द मुगल एम्पायर्स। इस पे पर्शियंस ने कंट्रोल कर लिया था। वाई? बिकॉज शाहजहाँ ने जो है वहाँ पे जाने से मना कर दिया था, और इतने में जो है उन पर्शियंस ने फ़ायदा उठा के कांधार को कंट्रोल कर लिया। तो एक तरीके से ये मुगल एम्पायर के अगर हम व्यू पॉइंट से देखें तो इट वॉज दी लॉस बिकॉज ऑफ स्ट्रैटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड। सो डी इज़ दी आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question came in the prelims of 2006, and the question is Bhakt Tukaram was a contemporary of which Mughal emperor? So हमारे पास ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहांगीर को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कशन नहीं किया है, सिर्फ जिस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में पूछे हैं उन्हीं सारे टॉपिक्स को मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, बिकॉज देयर इज़ अ वास्ट इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट दीज इन एनसीईआरटी जो आपको पढ़नी है, लेकिन हम टाइम लिमिटेशन की वजह से उसको इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर जो है आपको, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। सो ये जो है आपके लिए असाइनमेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। सो गाइज these were the questions which were based on Jahangir. So guys, thank you so much. This was the first part of the Mughal Empire, जिसमें कि हमने बाबर किस तरीके से रूल में आया, देन हुमायूं, शेरशाह, देन अकबर, देन जहांगीर। तो इन सारे रूलर्स को डिस्कस किया है। इसके बाद के जो रूलर्स हैं जो कि शाहजहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बारे में हम हमारा जो पार्ट 2 है मुगल एम्पायर का उसमें डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि हमारी वीडियोस आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रही हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो टू आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। सो गाइज थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर का। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज। बाय।